नमस्ते एंड वेलकम टू गो ग्लोबल विद विजय, जहां भारत के सपने मिलते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से। आज हम बात करेंगे ऐसे साइलेंट हीरो की जिसे अक्सर मेरी तरफ तो स्पॉटलाइट नहीं मिलता, पर अगर वो ना हो तो एक्सपोर्ट का सपना सिर्फ सपना रह जाता है। और वो साइलेंट हीरो है क्वालिटी। आज इसी क्वालिटी पे हम डीप डाइव करेंगे दो सॉलिड एक्सपर्ट्स के साथ। पहले मिस्टर विजय भस्मी, ग्लोबल ट्रेड गुरु एंड सीईओ एट वर्चस ग्रुप, एंड विक्रम सिंह, क्वालिटी हेड एंड इंजीनियरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस डिस्कशन में आपको मिलेंगे कुछ हंसी मजाक वाले रियल लाइफ एग्जांपल्स जिससे आप रिलेट कर पाओ, और साथ ही थोड़ी सी थोड़ा मजाक एंड बहुत सारी एक्सपर्ट की बातें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। विक्रम जी, आप हमारी टीम के सबसे सीनियर क्वालिटी प्रोफेशनल हैं और आपने अपनी लीडरशिप में बहुत सारे एमएसएमईज को कन्वर्ट किया है रॉ स्टेज से एक्सपोर्ट रेडी स्टेज तक। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमएसएमई के लिए क्वालिटी का क्या मतलब है? क्वालिटी देखिए, ऐसा है कि ये एक कोई फैक्ट्री का टूल नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। अगर एक बार आप इसे समझने लग जाते हो, एक बार इसमें ढल जाते हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण अपने घर के लिए दूं, अपने यहाँ पे चीनी, नमक, चाय पत्ती, सारी चीजें एक कैबिनेट में पास पास रखी रहती है। अगर इनमें कोई आइडेंटिफिकेशन ना हो तो किसी दिन ऐसा होने की पूरी संभावना है कि किसी गेस्ट को नमक वाली चाय पिला दी जाएगी। हाँ, हो सकता है। सही कह रहे हो आप, सही कहा आपने। एक्चुअली एक्सपोर्ट में भी यही लॉजिक है। जो एक्सपोर्ट में जो ट्रेसेबिलिटी है पूरे सिस्टम के अंदर आपके प्रोडक्ट की कस्टमर तक पहुंचने की, वही ट्रस्ट है। तो ट्रेसेबिलिटी इज इक्वल ट्रस्ट, ये लॉजिक जो है एक्सपोर्ट में एकदम फिट होता है। और आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया ट्रेसेबिलिटी का, जो किचन से ट्रेसेबिलिटी जरूरी। जी जी। तो जैसे आपने बताया, मैं पहले से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज के साथ, एमएसएमईज के साथ। हम लोग ग्राउंड लेवल से उनकी क्वालिटी का सिस्टम क्रिएट करना, उन चीज़ों पे काम करना, एसओपीज बनाना, वो सब चीज़ कर रहे हैं लंबे टाइम से। वो शायद मुझे अच्छे से समझ आती हैं, लेकिन बीइंग एक्सपर्ट ऑफ एक्सपोर्ट और इन सब चीज़ों में आप बहुत लंबे टाइम से इन्वॉल्व हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना पूछना चाह रहा हूँ कि एमएसएमई किस तरीके से सोचता है। उस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चनियर या मतलब चीजें मैं जानने के लिए अपनी रेडी करके लेके आऊँ, जो मैं थ्रू द डिस्कशन आपसे। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आप जो है एमएसएमई का जो माइंड रीड करके कुछ क्वेश्चन डालना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे जो एमएसएमई फ्रेंड्स हैं जो आज इसका प्रोग्राम देखेंगे हमारे पॉडकास्ट को, तो उनको उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, एमएसएमई के जो सप्लायर्स या मैं कह लूँ इंडस्ट्रीज जो हैं, वो क्वालिटी में सबसे ज्यादा गलती कहाँ करते हैं? देखिए विक्रम भाई, मैं जानता हूँ 3 कॉमन मिस्टेक हैं जो करते हैं। एक तो ये कि एसओपी, आप तो जानते हैं एसओपी को, एसओपी को वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। और दूसरा जो है डॉक्यूमेंटेशन के टोटल प्रोसेस को बहुत हल्के में ले लेते हैं वो। और तीसरा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है ना, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। लगता है इंस्पेक्शन तो एक फालतू का काम है, बस कस्टमर ने कहा है तो करना है। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक हैं जो करते हैं एमएसएमई। अगर इन तीनों पे ध्यान दें तो उनकी जो मैन्युफैक्चरेबिलिटी है, क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल, आपने तो एकदम नब्ज ही पकड़ ली। ऐसा जब हम काम करते हैं तो बहुत बार फेस करेंगे, सर ये रिपोर्ट तो क्यों ही बनानी है। सही कह रहे हैं आप। करेक्ट। अच्छा, कोई घरेलू एग्जांपल दीजिए ताकि हमारे सुनने वाले दर्शक भी समझ पाए। अच्छा कि आपने जैसे आपने घरेलू एग्जांपल दिया, मैं भी आपको घरेलू एग्जांपल देता हूँ ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए इसको। जैसे सपोज आपकी माताजी ने आपको राजमा की रेसिपी दी कि ऐसे बनता है राजमा। वही रेसिपी आपकी सिस्टर के पास भी है, वही रेसिपी आपकी वाइफ के पास है, वही रेसिपी शायद आपकी भाभी के पास है। जब तीनों लोग ये राजमा बनाते हैं घर में, तो सबके टेस्ट में फर्क क्यों आता है? इसीलिए आता है कि कोई 20 मिनट उबालता है, कोई 25 मिनट उबालता है, कोई आधा घंटा उबालता है। अगर वही एसओपी बना दी जाए तो सबके खाने का, सबके राजमा के टेस्ट का एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कनेक्ट कर दिया सर आपने। तो डॉक्यूमेंटेशन को नॉर्मली जब एमएसएमई के साथ हम काम करते हैं, वो एकदम फॉर्मेलिटी मानते हैं कि भैया ये तो मतलब क्या ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके क्या विचार है इस पर? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने जैसे स्टार्ट किया था आपके साथ, कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट तभी बिल्ट होता है बायर का जब वो देखता है कि आपके यहाँ सब चीजें सिस्टम से चल रही हैं। बायर को क्या चाहिए? बायर को चाहिए होता है आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, जब उसको माल मिले उसको चाहिए आपकी प्रॉपर इनवॉइस और पैकिंग स्लिप, और उसको चाहिए ट्रेसेबिलिटी का रिकॉर्ड। अगर आपका लॉट बना तो कब बना, कल को प्रॉब्लम आई तो आप ट्रेस बैक कर सको ये गलती कहाँ हुई थी। जब आप ये 3-4 चीजों का ध्यान देते हो तो ये आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए एक रिलायबिलिटी का पासपोर्ट बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो ऑडिट्स में मैंने भी कई बार देखा है, जब किसी कस्टमर की ऑडिट होती है तो उनका ये सवाल रहता है कि अगर मेरे वहां पे कभी कोई रिजेक्शन हुआ तो बैक ट्रेसिंग का आपका क्या सिस्टम है। करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और पैकिंग के बारे में क्या ख्याल है फिर? पैकिंग एक ऐसी अंडररेटेड टर्म है कि सबको लगता है पैकिंग का मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट को ढकना, लेकिन यार विक्रम आप भी जानते हो कि पैकिंग इतना क्रूशियल है कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं। एक हमारे सप्लायर हैं, उन्होंने पैकिंग में बार कोड लगाने में थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज कर दी। उन्होंने कहा बार कोड लगा तो रहे हैं, लेकिन ये देखा उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन डिफाइंड थी, उन्होंने वहां नहीं किया, तो उनकी पूरी शिपमेंट रिजेक्ट हो गई, क्योंकि बार कोड रीडर जो ऑटोमेटिक था वो बार कोड पढ़ ही नहीं पाया, पूरा शिपमेंट रिजेक्ट हो गया, और उस बार कोड की वजह से उनका $20,000 का नुकसान हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नोएडा में हमारे एक MSME है, उनको 3 महीने का एक ट्रायल ऑर्डर मिला, जो कि एक यूरोप के कस्टमर है और बहुत ही बल्क में बाई करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम आपको ट्राई करेंगे, उन्होंने 3 महीने का ट्रायल ऑर्डर दिया, और हमने उनकी कंपनी में पूरा क्वालिटी का मैपिंग किया, SOPs लगाए, और इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया, आप तो जानते हो, इसे बोलते हैं हम FMEA, ताकि कोई फेलियर मोड है पहले पता लग जाए। बिल्कुल। और उसका नतीजा निकला कि 3 महीने के बाद उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है। अब दोनों साइड देखी, एक ने गलती करी, पैकेजिंग में लेबल थोड़ा टेढ़ा कर दिया, अपना नुकसान कर लिया, दूसरे ने हमारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, SOPs लगाए, और उसकी फैक्ट्री में रेगुलर बिगर कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑर्डर आ गए। तो ये फर्क होता है सोच का। बिल्कुल। तो MSME जो जिस एंगल से काम करने के दौरान हम देखते हैं, उसमें एक और था, उनको जुगाड़ पे बड़ा गर्व रहता है। तो ये जुगाड़ स्ट्रेंथ है कि वीकनेस? बहुत ही कॉमन वर्ड है जुगाड़ आज के हमारे हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। देखिए जुगाड़ जो है, बेसिकली जुगाड़ से आप सर्वाइव तो कर सकते हैं, जुगाड़ से आप स्केल नहीं कर सकते बिजनेस को। मेरा ये मानना है जुगाड़ को लेके कि जुगाड़ एक शॉर्टकट है, जुगाड़ कोई सिस्टम नहीं है। और अगर एक कोई सप्लायर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए जी। एक सप्लायर ने हमारे एक एक्सपोर्टर है, उन्होंने जब मेटल पैक किया तो उसमें थर्मोकोल डालना था, थर्मोकोल की जगह उन्होंने कहा थर्मोकोल नहीं है तो अखबार डाल दिया, अखबार से प्रोडक्ट पैक कर दिया। शिपमेंट चली गई, कस्टमर ने, बायर ने माल ले भी लिया, पर उसने जो मैसेज भेजा उसने लिखा कि दिस इज नॉट ए इनोवेशन, दिस इज ए इंसल्ट। जब ये कमेंट्स आया आप तो समझ सकते हो कि रिपीट ऑर्डर तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये जो जुगाड़ है, जुगाड़ आपका शॉर्टकट जो है ना, ये आपको स्केलेबिलिटी भी नहीं दे सकता और कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो विन नहीं कर सकता। तो जुगाड़ कभी काम आ भी सकता है? हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ जुगाड़ काम नहीं आता। अगर आपने जुगाड़ को भी SOP में कन्वर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट कर दिया कि इस जुगाड़ के थ्रू जो मेटल का इनपुट और आउटपुट है उसके पैरामीटर्स ये फिक्स हो जाते हैं, तो वो जुगाड़ भी फिर इनोवेशन कहलाता है। तो वरना वो जुगाड़ टिकाऊ नहीं है, वो तुक्का है, वो कोई सिस्टम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जुगाड़ से भी कोई काम कर लिया है तो उसको सिस्टम में ले आना है, और एक बार अगर वो हो गया तो वो जुगाड़ नहीं है, फिर वो सिस्टम है। एब्सोल्युटली। तो जब आप बता रहे थे उस दौरान मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो हमारे MSME के जो फ्रेंड्स हैं उनको शायद काम में आएंगे अपनी फैक्ट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक है मशीन शॉप जो है हमारी, उन पे पोस्टर्स लगाना और उनको विजुअल आइडेंटिफिकेशन देना कि किस तरीके से प्रोसेस होना है, काम होना है। ट्रू। दूसरा ये हो सकता है जो आप बता रहे थे कि बारकोड की वजह से हुआ, तो जितने भी कस्टमर्स उनसे रिटेल की पैकिंग लेते हैं या उनका फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है, वो बारकोड इस्तेमाल करे जो स्कैनेबल हो। फिर जो फैक्ट्री रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ओके नोट ओके कौन सा होगा, राइट या रोंग कैसा हो सकता है, या गो नोट गो के गेजेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो विजुअल क्यू अलर्ट्स वहां पे फैक्ट्री में अलग अलग जगह पे लगाए जाएं ताकि काम करने वाले लोगों को अच्छे से समझ आए, वो प्रोसेस में गलतियां ना करें। ट्रू। दूसरा जो नेसेसरी सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि ISO भी हो सकते हैं आपके केस में, किसी के लिए UL इम्पोर्टेंट हो सकता है, या जो भी सर्टिफिकेट उनको चाहिए, ROHS या रीच भी हो सकते हैं, जो भी उनको लगते हो वो सर्टिफिकेशन रखें। दूसरा जो आप जुगाड़ वाला कह रहे थे, वहां से मैंने ये पिक करा था कि जुगाड़ को अगर हम SOP के फॉर्म में ढाल दें तो वो अब जुगाड़ नहीं, वो एक सिस्टम है। तो जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं, चाहे वो जुगाड़ से बने हों चाहे वो नॉर्मली बने हों, उन सब की एक SOP बना ली जाए, वो एक हो सकता है। दूसरी जितनी भी मशीनरीज हैं वो भी कई जगह, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, MSME जुगाड़ से मशीन भी चला रहे हैं, तो उसका भी एक वर्क इंस्ट्रक्शन बना के सारी मशीन पे अगर लगा दिया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है मेरी नज़र में। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छी तरह सारे पॉइंट को नोट किया। मुझे लगता है हमारे जो MSME के जो दोस्त हैं उनको कई सारे क्वेश्चन के इसमें आंसर मिले होंगे,
और देखिए, क्वालिटी एक कोई इंस्पेक्शन नहीं है, ये एक इंटेंशन है। और अगर आपको लगता है कि इस सारी चर्चा के अंदर आपके कुछ प्रश्नों के आंसर मिले, तो आप और भी ज़्यादा जानने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि आज के इस चर्चा में आपने एक कदम तो आगे बढ़ा ही लिया है अपनी क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और इससे ज़्यादा आप जो भी हेल्प चाहें, हमारी टीम सदा आपके लिए तैयार है। वी विश यू ऑल द बेस्ट।